नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग जो है ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट करवा दिए। अगर वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वो क्लास भी कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो ये होता है भारहीनता के स्थिति में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है भारहीनता के स्थिति में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है? तो यह ब्रोमीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में फ्लोएम के परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? पौधे में फ्लोएम के परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यह ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पौधे में फ्लोएम के परिवहन के लिए जो है ऑक्सीजन उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो किस निकाय पर कार्य हो रहा है? यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो किस निकाय पर कार्य हो रहा है? तो ये हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर जो है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मादा युग्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हो जाता है तापीय ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। घर्षण के द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता लेकिन यह जो है तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता? कौन सा प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता? तो ये बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बल जो है यह प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण कानों को मोड़ा जा सकता है? हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण कानों को मोड़ा जा सकता है? तो ये मोड़ा जा सकता है उपास्थियों के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपास्थियों के द्वारा जो है हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सी है? चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सी है? तो यह कैल्शियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व जो है कैल्शियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है?
तो ये सेलुलोज को पचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शाकाहारियों को जो है सेलुलोज को पचाने के लिए जो है लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई कौन सी है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई कौन सी है? तो यह है हर्ट्ज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्ट्ज जो है यह ध्वनि तरंग की मापने की मानक इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो ये किलोवाट घंटा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो है किलोवाट घंटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा किसको लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है? किसी व्यक्ति द्वारा किसको लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है? तो ये बेकिंग सोडा का घोल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बेकिंग सोडा का घोल लेने से जो है किसी व्यक्ति को एसिडिटी जो है ठीक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक यानी मोल्डिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका गलनांक और जो है क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो ये होता है कार्बन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बन का गलनांक और क्वथनांक जो है यह सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? किसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइडेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो है पानी में घोलने पर यह जिप्सम में जो है परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य किस समूह द्वारा अलग होता है? हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है? तो ये होता है मेथिलीन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेथिलीन के द्वारा जो है हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से अलग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? कौन सा पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो ये पपीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पपीता का पौधा जो है यह कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोबे रायनर उस समय ज्ञात तत्वों से केवल कितने तरीकों को पहचान सके? डोबे रायनर उन समय ज्ञात तत्वों से केवल कितने तरीकों को पहचान सके थे? तो 3 तत्वों को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डोबे रायनर ने जो है उस समय ज्ञात तत्वों को जो है तरीकों को जो है 3 तरीकों को पहचान सके थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो यह सिव ट्यूब। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सिव ट्यूब जो है यह जाइलम का प्रकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जड़त्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। जड़त्व जो है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवैधर्मी ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से
कौन सा एक अवधर्मी ऑक्साइड है? तो ये है Al2O3। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। Al2O3 जो है यह एक अवधर्मी ऑक्साइड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है आयन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आयन जो है एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान जो है अभिकारकों के बीच जो है आदान प्रदान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो है यह 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम कणों के लिए कौन अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं? न्यूटन के नियम कणों के लिए कौन अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं? तो ये प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर जो है यह न्यूटन के नियम के कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।